अस्सलामुअलैकुम। खालिद मुस्तफ़ा का प्यार भरा सलाम और आदाब कबूल कीजिए। मैं अपने प्रोग्राम नाज़र के साथ कनाडा से हाजिर खिदमत हूँ। आज के जो प्रोग्राम के जो हिस्से हैं उसके अंदर टॉपिक जो है, पहला इमरान खान का है कि उनके जो निगोसिएशन हो रही है उसके मुतालिक क्या आउटकम हो सकता है। दूसरा है 190 मिलियन पाउंड का एक नए एंगल से जायज़ा। और तीसरा है रियाज मलिक साहब का और नवाज शरीफ साहब का। ये चार टॉपिक्स हैं मेरे पास। और इसके अंदर सबसे पहले जो है ना वो है खबरें जो फैली हुई हैं पाकिस्तान में। मेरा उन पर ख़बरों पे कोई नहीं है, लेकिन मेरा तज्ज़िया है उन ख़बरों को, क्योंकि वो ख़बरें बड़ी अथेंटिक है, मुख्तलिफ रिसोर्सेज से मैंने कलेक्ट की हैं और उसके अंदर मुझे थोड़ी सी सच्चाई नज़र आ रही है और वो इमरान खान साहब के लिए फ़ायदेमंद भी हो सकती है। और हो सकता है कि वज़ीर आज़म भी बन जाएं, लेकिन डिपेंड करता है हालात को, तो कोई भी नहीं बता सकता कि भाई कल क्या होगा, क्योंकि कानूनी मसले भी हैं इसके अंदर। तो लेकिन जब चीज़ें ऐसी हों जिसके अंदर कानून भी इन्वॉल्व हो तो आदमी को बहुत सोच समझ कर आदमी को कदम उठाने पड़ते हैं। सबसे पहला जो उनके बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं, उन्होंने आज कल मीटिंग की थी, कल ये परसों की थी हम लोगों से, तो हुकूमत से और इस्टेब्लिशमेंट के लोगों से वो की थी। तो उसके अंदर जो आउटकम मुझे नज़र आया है और जो पता चला है कि उसके अंदर उनसे गुजारिश की गई है कि पीटीआई वालों से कि अगर इमरान खान साहब अपनी हैंड राइटिंग से का माफ़ीनामा लिख के दे दें। और माफ़ी देखिए, ड्राफ्ट पे तो बातचीत हो सकती है, इसके अंदर इतनी रिजिड नहीं। अब जब आपका केस फंस गया, आपको सज़ा हो गई, अब तो कोई ऑप्शन नहीं है। ये तो एक गवर्नमेंट की नरमी है एक तरह से। और मेरा नज़दीक तो भाई ये आसानी है कि आप अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के फ़ायदे के लिए कोई ऐसा ड्राफ्ट बनवा लें बैठ के। आपके पास बैरिस्टर भी हैं, दोनों तरफ से बड़े बड़े बैरिस्टर बैठे हुए हैं, तो उनके ज़रिए कुछ ऐसा ड्राफ्ट बनाना जिसमें वो फंसे ना इमरान खान साहब। ज़ाहिर है वो भी वो सोचते होंगे कहीं ऐसा नहीं कि मैं लिख के दे दूँ तो मेरी सियासत भी ख़त्म हो जाए। नहीं, सियासत ख़त्म नहीं होगी आपकी। आप ड्राफ्ट इस किस्म का बनवाएं कि उसके अंदर आप फंस ना सकें। तो माफ़ी तो बड़ों से माफ़ी नहीं कहलाती, लेकिन ये है कि हम आइंदा एहतियात करेंगे। अव्वल तो ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन जो भी हो उसका मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन उससे ये रिफ्लेक्ट ना हो कि उसके अंदर आप इन्वॉल्व थे। थर्ड पार्टी कह लें आप, सेकंड पार्टी देखें इसमें, इस्टेब्लिशमेंट को भी या जो गवर्नमेंट है ना उसको भी इन्वॉल्व नहीं करें। अगर आपने मसला हल करना है, अगर नहीं करना तो फिर तो चलते रहे ऐसे ही कि अब मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कुछ भी कर दो। ये तरीका इंसानों का नहीं है वैसे, ये मैं बता दूँ। उसके अंदर तरीका यही है कि आप बिस्मिल्लाह करके अल्लाह से मदद भी मांगें और नेक नियति के साथ। गवर्नमेंट भी अच्छी है, उनके लोग भी अच्छे हैं, इंस्टीट्यूशन भी अच्छी है। आप ऐसा ड्राफ्ट बनवाएं जिसके अंदर आपकी बचत भी हो जाए और उनकी भी वो भी सुरखरू हो जाए। तो इस तरह का ड्राफ्ट बनवा लें, तो उसके बाद ये आपके कुछ आसानी अल्लाह ताला पैदा कर देगा। तो निगोसिएशन करने के बाद वाहिद हल ये है, आप उस पर ना करें कि भाई ये चलेगी गवर्नमेंट, नहीं चलेगी, इसको हटा दें, और 47 और 45 का जो आप चक्कर चला रखेंगे और हमें गवर्नमेंट, इस तरह नहीं होता। आप हाँ, इलेक्शन के लिए आप डिमांड रख लें कि भाई इसके अंदर तरीका यही है कि आप 6 महीने के अंदर एक अबूरी हुकूमत नहीं आए। अबूरी हुकूमत में मेरा जो तज्ज़िया है वो तो यही है कि जो वो हैं फैसल वाडा साहब, उनको वज़ीर आज़म बना दें, निगरान वज़ीर आज़म। और कम से कम 6 आदमी जो है ना वो उसके अंदर वज़ीर ले आएँ आप, और उसके ज़रिए आप 6 महीने में आप इलेक्शन करवा दें और उसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी, मतलब फेयर इलेक्शन करवा दें और हुकूमत दे दें उनको। तो ये पाकिस्तान की खिदमत होगी, पाकिस्तान की बचत होगी। ये मैं नहीं कहता, लेकिन मेरा पता नहीं मानते हैं लोग, नहीं मानते, ये तो मैं भी नहीं बता सकता। लेकिन और दूसरे रास्ते सारे तबाही की तरफ हैं। अगर आप ये कहेंगे कि हमें तो लड़ाई करनी है, बस इस्टेब्लिशमेंट क्या कर सकती है, हम मेरे साथ अवाम बैठी है, अवाम कभी नहीं निकलती इस तरह। अवाम देखो, वो लीडर बड़े बड़े होते हैं, जो इमाम ख़मीनी साहब जैसे, माओ तंग जैसे, वो लीडर और होते हैं। अब लोग उस स्टेज पे पहुँचे नहीं हैं। मैं आपके लिए सच्चाई और भलाई के लिए सोच रहा हूँ कि भाई आप कुछ कर लें, यानी उसमें भला हमारी गवर्नमेंट का भी हो जाए, हमारे सबसे बड़ी अहम बात ये है कि हमारी जो मुल्क है वो बच जाए। मेन चीज़, अगर ये लड़ाई करते रहे ना तो देखिए ये कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। आपको पता है तालिबान कितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जो पठानों के जो इलाके हैं, तो उसके अंदर बड़ी तेज़ी से अपनी वो पेनिट्रेट कर रहे हैं। आपका अफगानिस्तान आपका दुश्मन है, आपका इंडिया आपका दुश्मन है, तो आप जाएंगे कहाँ? ईरान भी आप पे हमले करता है।
تو آپ یہ اس کو پلیز اس کو ریئلسٹکلی سوچیں سب مل کر. آل اسٹاک ہولڈرس مسٹ تھنک, اور اس کے اندر کوئی حل ایسا نکالا جائے تو ہو سکتا ہے سب کچھ. اچھا, 190 ملین پاؤنڈ کا دوسرا جو ٹاپک ہے نا وہ بڑا دلچسپ ہے. وہ اس لیے دلچسپ ہے کہ اس اینگل سے کسی نے سوچا ہی نہیں. میں خود بھی میں کہتا ہوں کہ یار اگر اس اینگل سے بھی سوچا جائے کہ دیکھیے آج سے کچھ سال پہلے سوئٹزرلینڈ کے اندر لوگ وہ جو تھی ان کی گورنمنٹ کہتی تھی کہ جہاں سے پیسہ لے آؤ اور کیسے بھی پیسہ لے آؤ, ہم لے آؤ, کوئی مسئلہ نہیں, لیگل کر دیں گے. تو لوگوں نے بڑے فائدے اٹھائے, لیکن کہنے کا مطلب ان کا پیٹ بھر گیا تو اب انہوں نے سختی کر دی کہ جناب اب تو آپ بالکل لیگل پیسہ لے کے آئیں گے. تو مغرب جو ہے نا وہ اپنے ہر قوم اپنے فائدے دیکھتی ہے. یہ تو آپ کہہ ہی نہیں سکتے کہ بھائی کوئی اپنے فائدہ نہیں دیکھتا. امریکہ کو بھی آپ دیکھ لیجئے کہ اگر اس کا فائدہ ہوگا, دیکھیں وہ بیچاری عافیہ صدیقی ابھی تک پھنسی ہوئی ہے, سب نکل گئے, سارے 9/11 کے جتنے بھی تھے نا کردار وہ سب چھوٹ گئے. طالبان نے کچھ چھڑا لیے, کچھ اپنے ملکوں نے, قطر نے, اس کے پاکستان کا کوئی ہے ہی نہیں, ویلیو نہیں ہے نا. تو حالانکہ 1.5 لاکھ آدمیوں نے پٹیشن پہ سائن کر دی ہے, لیکن وہ رہا نہیں ہو رہی. بھائی بدقسمتی کہہ سکتے ہیں اور کیا کہہ سکتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ دیکھیے جب یہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہوا تھا لندن کے اندر, انہوں نے خود کنفیوژن ڈالا ہے, این سی اے نے خود کنفیوژن ڈالا ہے. میرے نزدیک تو دیکھیے یہ قانونی مسئلہ بھی ہے, میں اس میں زیادہ بھی نہیں بول سکتا, لیکن آپ ذرا غور سے دیکھیے کہ اگر یہ سیدھا سادہ, یہ تو کلیئر نہیں ہے نا کہ بھائی جب 190 ہم 190 ملین پاؤنڈ ہی کو کرتے ہیں کاؤنٹ, لوگ کر رہے ہیں کہ 35 ارب ہیں یا اتنے نہیں, اس کو چھوڑ دیں آپ, جو ریکارڈ پہ ہے 190 ملین. یہ تو ثابت نہیں ہوا نا کہ یہ پاکستان سے چرایا ہوا پیسہ ہے, یہ تو ثابت نہیں ہوا. ہاں اگر یہ ثابت ہوتا تو وہ خود ہی رکھ لیتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کس نے ان کو کہا کہ انہوں نے جو کلیئر کیا نواز شریف کے بیٹے کو کہ اس کا پیسہ تو بالکل صحیح ہے, وہ کس حساب سے کیا مجھے بتائیں. الطاف حسین جو ایم کیو ایم کے لیڈر تھے, ان کے خلاف کتنے اربوں ڈالر کا کیس تھا, کدھر گیا کیس؟ اپنا مطلب ہو تو سب ٹھیک ٹھاک ہے, دوسرے کا مطلب ہو تو سب غلط ہے. یہ تو غلط بات ہے نا. بات ادھوری اس طرف چل جائے گی. 190 ملین پاؤنڈ جب انہوں نے پکڑا تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے, لیکن ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ دبئی سے جو پیسہ آیا ہے اوریجنیٹ جو ہے پاکستان سے ہوا ہے. دیکھ تو اب کہاں پیسہ پھینکیں گے وہ ظاہر ہے کہ وہ یا تو خود ضبط کر لے یا واپس بھیج دیں پاکستانی گورنمنٹ کو. تو بات یہ ہے کہ آپ نے ان سے نیگوشیٹ کیا کیوں, ریاض ملک صاحب سے نیگوشیٹ کیا کیوں؟ آپ ڈائریکٹ بھیج دیتے پاکستانی گورنمنٹ کو کہ بھائی تم جس طرح چاہے کر لو اس کو. یہ پیسہ اگر تم دیکھتے ہو کہ یہ ریاض ملک کا ہے تو ریاض ملک کو واپس کر دو, اور اگر نہیں دیکھتے تو ضبط تمہاری مرضی ہے. انہوں نے بیچ کے اندر جو تھا نا یہ جو تھے اکبر صاحب جو تھے نا, ہر انسان کا انٹرسٹ ہوتا ہے ویسے, یہ میں بتا دوں. ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا تھا کہ سب سے پہلے آپ حکومت پاکستان کے پاس منگوا لیتے, سمپل طریقہ تو یہ تھا. اس میں ڈنڈی جو ماری اکبر صاحب نے وہ غلط ماری, کیونکہ اگر گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس آ جاتا پھر یہ باقاعدہ اپروول لیتے کہ بھائی ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ کیونکہ کلیئر نہیں ہو رہا ہے تو یہ پیسہ تو اسی کا ریاض ملک کا ہے, تو ریاض ملک کے اکاؤنٹ کے اندر ہی ہم جمع کرا دیتے سپریم کورٹ کے اندر. پھر آپ وزیروں سے پرمیشن لیتے, اور اس کو سیکریٹ رکھنے کی ضرورت نہیں تھی. انہوں نے کیوں پنگا ڈالا این سی اے نے کہ سیکریٹ رکھو اس کو؟ انہوں نے تو خود شک کا بیج بو دیا, انہوں نے پاکستانی قوم کو خود تقسیم کر دیا. اگر وہ نہیں کرتے تو سیدھا کیس تھا کہ بھائی 190 ملین پہلے حکومت پاکستان کے پاس اکاؤنٹ میں آ جاتے, اس کے بعد یہ پوری جو وزیر اعظم ان کے اوپر بھی الزام نہیں آتا. یہ بیٹھ کے اپنے سارے جتنے ساتھی تھے جتنے وزیر تھے ان سے پرمیشن لیتے کہ بھائی دیکھیں ہم نے تحقیق کر لی ہے, ان کو بھی بلا لیتے, اکبر جو تھے ان کا بھی بیان لے لیتے اور ریاض ملک صاحب کا بیان لے لیتے. پیسہ تو ریاض ملک کا تھا ایکچولی. اب وہ جو انسٹالمنٹ ہوئی تھیں اب وہ اس میں دیں نہ دیں وہ ان کی اپنی ڈسکریشن ہے. یہ تو سیدھا کیس ہے, یہ تو خام خواہ کے اندر اب ریاض ملک کے پیچھے سب پڑ گئے. جانتا نہیں ہوں, لیکن اب ریاض ملک اس سے پہلے تو سب کا چہیتا بنا ہوا تھا, بغل بچہ بنا ہوا تھا سب کا, ہر ایک آدمی فائدہ اٹھا رہا تھا اس سے. بھائی وہ تو بات صحیح ہے کہ وہ تو بلیک میل کرے گا, اس لیے کہ اس کی عزت پہ بھی بن گئی کہ وہ کسی قابل نہیں رہا. اب تو اپنا سب کا کام نکل گیا تو اب اس کو وہ ریجیکٹ ہو گیا. نہیں, غلط بات ہے. جو کیس کلیئر ہے اس کو گھمانے کی ضرورت ہی نہیں تھی.
घुमाने की ज़रूरत ही नहीं, परमिशन ले लेते कैबिनेट से कि हाँ भाई ये पैसा हम उसको दे देते हैं वापस पर रियाज मलिक को। इसका पता नहीं चल रहा है, लेकिन बेसिकली तो पैसा उसी का ही है ना भाई। पैसा क्या होता है? जिसकी पॉकेट में हो, ये डेफिनेशन है ना, जिसकी पॉकेट में हो। ये जिसके नाम से था, रियाज मलिक के नाम से था, रियाज मलिक को वापस करें आप, और वो उसके पास चला जाए, क्या होता है उसके अकाउंट में चला जाए जो इंस्टॉलमेंट। वो भी तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ही फेवर हो रहा था एक्चुअली। और हुआ क्या? अब आपने देखा, वो वहाँ से जो गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट से फिर वापस आ गया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से फिर शेयर होल्डर चला गया सिंध गवर्नमेंट के पास, 70 मिलियन उनके पास चला गया। उसके बाद इससे बकरे हो गए उसके, वो जितने भी, बस क्या मैं बताऊँ उसके अंदर किधर गया पैसा। अब बताएं, पूछे है ना उनसे, सबसे बजाय रियाज मलिक को जो ब्लैकमेल करने से या उससे पूछने के, उससे भी पूछे। मैं ये नहीं कहता कि उससे नहीं पूछें, लेकिन उनसे भी तो पूछें जिन्होंने खर्च किया। और पहली बात तो ये है, ये तो वैसे नाअहली है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की कि पकड़ रहा है वो, आपको पकड़ना चाहिए था, ये वो पकड़ रहे हैं गवर्नमेंट वाले, वो लंदन वाले पकड़ रहे हैं आपकी बातों को, आपको पकड़ पकड़ के पैसे दे रहे हैं, और आप फिर वो उन्हीं उसी घड़ों में डाल रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट को दे दिया उन्होंने, उड़ा दिया, इस गवर्नमेंट को दे रहे उसको उड़ा दिया। देखिए मेरे पास यही खबरें हैं जो सराउंडिंग्स में मैंने जमा की हैं। एक्चुअली तो आप लोगों को पता होगा ना, यानी मेरा तो इस पर काम है एनालिसिस करना कि भाई आपने अपनी मजाक खुद उड़वा रहे हैं। अगर आप इस तरह की हरकतें ना करते, सीधा सीधा केस था। मैं ये नहीं कह रहा कि उसने इमरान खान ने यूनिवर्सिटी की, वो गलत है टोटल। उसको भी, इमरान खान को भी ये चाहिए था कि ऐसे आदमी से तो अपने घर में भी नहीं घुसने देता, जो अगर गलत है। जैसे ये था शेख रशीद, खुद कह रहा था ये इमरान खान ने प्रोग्राम के अंदर कि मैं इसको पर्चे वाला भी ना रखूँ, और फिर उसको वजीर बना दिया। किस लिए? ये देखें ना, ये तो आपको खुद स्ट्रांग होना चाहिए। अब आप हर चीज़ डालते हैं कि भाई उसने किया, जो था चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पुराना वाला उसने किया। अपने पर एक जिम्मेदारी तो ले लेना। आपकी जिम्मेदारी वो तक नहीं है कि वो जो बुशरा बीबी है ना, वो उसका शौहर कहता है कि ज़बरदस्ती शादी की इसने। तो मकसद ये है कि आपके केस कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें आपका खुद फैसला, क्योंकि आपका बिल्कुल लाओ वाला आदमी, यानी मतलब सड़क आप तो नहीं कह सकते, खैर सॉरी, लेकिन ये है कि उसके एक्सपीरियंस नहीं था, बस यूँ समझ लें इसको। इसलिए उन्होंने कहा यार यही चलेगा हमारा। और वो जिस तरह उनका 10 साल का प्रोग्राम था कि हम मैं बन जाऊंगा और ये हो जाएगा और खाएंगे पिएंगे मौज, ये गवर्नमेंट पाकिस्तान की तो खिदमत ना की ना आपने, और अल्लाह ने आपको चांस दिया तो पाकिस्तान खिदमत कर भी सकते थे, ऐसी बात तो नहीं है। तीसरा, अब मैं ये कहता हूँ कि देखिए चलो रियाज मलिक को बुला लें, अभी भी मसला हल हो सकता है। रियाज मलिक को इस तरह नहीं कहें कि भाई ये तुम हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उसको डिस्टर्ब ना करें। अगर वो कर रहा है तो लोगों को खबरदार कर दें। लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि यार कोई आदमी इन्वेस्ट ना करे? अगर कोई किसी का लीगल पैसा है और दुबई में इन्वेस्ट करना चाहता है तो कोई भी नहीं रोक सकता उसको। असूलन दुबई में, मेरा तो ख्याल यही, मंसूर साहब ने सही मशवरा दिया था कि भाई कैसे आप रोक सकते हैं उसको। बात ऐसी करें जिससे आपकी भी इज्जत हो, हर डिपार्टमेंट की बेइज्जती ना हो। हाँ, इलीगल पैसा तो आपको, आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप रोकें। तो सिर्फ खाली रियाज मलिक का पैसा तो इलीगल नहीं है। जो सरहदों में अफगानिस्तान से रोज़ाना डॉलर्स आ रहे हैं इलीगल और जा रहे हैं, उनको भी तो रोके ना, सबको रोके। इस तरह तो फिर आवाम के अंदर वो हो जाएगा कि यार ये क्या चक्कर है, हमारे लिए कुछ भी नहीं करते। अच्छा, नवाज शरीफ साहब चुप करके बैठे हुए, असल तो मास्टरमाइंड वो हैं, उनको किसी ने नहीं पूछा अभी तक कि भाई जो हल्के हैं उनको तो पता है कि यार ये जो सारा पैसा तो रियाज उसका था एक्चुअली, नवाज शरीफ का, जिसको बेचारा रेगुलराइज कर रहा था रियाज मलिक। मैं ये नहीं कह रहा कि रियाज मलिक फरिश्ता है। रियाज मलिक हो गया, नवाज शरीफ हो गया, और जनाब अली वो अकबर खास तौर से उसको बुलाए, उसको कहते हैं भाई हम तुम्हें गिरफ्तार नहीं करेंगे लेकिन तुम्हें बयान देना पड़ेगा। और इमरान खान, ठीक है, ये 4 आदमी बयान दें, और उसको क्या था उसको भी बुलाएं, जिन्होंने साइन करवाए जिनसे, उनको भी बुलाएं। सबके साथ पूरी तरीके से अवाम को, स्टेक होल्डर्स हैं उनको मुतमईन करें, तो हो सकता है कि आपका ये भी मसला हल हो जाए। और देखिए हम सबका अवाम, मैं अवाम हूँ ना एक तरह से, मेरा भी दुआ भी है और मकसद भी ये भी है कि भाई मेरा ये मकसद नहीं है कि कोई और खुदा न करे पैसे कमाना, नहीं। मेरा ये है कि सिर्फ ठंडक रखना। अपने मुल्क को कितनी मुश्किलों से बनाया, मुल्क आज़ाद हुआ है, तो इसको अगर हम बेवकूफ़ी करेंगे तो फिर तो बिखर जाएगा ना शीराजा मुल्क का। अक्लमंदी से आप चले, मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत अक्लमंद हूँ, लेकिन ज़ाहिर नीयत जिसकी साफ़ होती है ना, वो
सही मशवरा दे सकता है। तो आप इस तरह करें काम कि आपका काम भी हो जाए, नाम भी हो जाए, और किसी की दुश्मनी ना लें, और इस मसलों सारों को हल करके इलेक्शन करवाएं, और इलेक्शन करके गवर्नमेंट को हवाले करें उसको, और बिस्मिल्लाह कह के उन सब के साथ सख्ती करें कि भाई अब कुछ नहीं होना चाहिए। जिन्होंने लूटा है उनके साथ आप कुछ और असूल रख लें। मेरा तो नज़दीक ये है कि 25% अगर ले लें हमसे पैसे, तो आपकी इकोनॉमी भी स्ट्रांग हो सकती है, क्योंकि अभी एड भी बंद हो गई है। तो ये जो लोग मुख्तलिफ लोग हैं ना कि ये पैसे नहीं भेजे, ये गलत है। ये तो अवाम अपने मुल्क के लिए तोड़ने की साजिशें हैं ये। इनके सख्ती के साथ जो है ना उनको रोकें, और सही काम लीगल करें काम सारे। अपना ख्याल रखिएगा। अगर प्रोग्राम पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर करना ना भूलिए।